हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। आज स्मैकडाउन के अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट हुए हैं। एक है यहाँ पे कूलेस्ट फैन मूवमेंट देखने को मिला। दूसरा एक बंदा हमारे अथॉरिटी को उठा के पटक रहा था। तीसरा यहाँ पे टाइटल चेंज देखने को मिला है। चौथा एक फास्टेस्ट पिनफॉल बोल सकते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट पिनफॉल, ये भी आज स्मैकडाउन के शो के अंदर हुआ है। एंड इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड इसके अलावा एक और न्यूज़ है, वो यहाँ पे क्लैश इन पेरिस के अंदर एक और मैच ऐड हुआ है। उन सभी पर हम बात करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हियर वी गो। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो स्मैकडाउन का शो हुआ था वो एक्चुअल में रात को ही यहाँ पे हो गया था। एंड नो, इसलिए एक रीज़न हो सकता है कि क्लैश इन पेरिस होने वाला है, तो इसलिए टाइम चाहते थे वहाँ पे सेटअप करने के लिए। इसलिए आज का मैच आपको ऑलमोस्ट 6-7 घंटे पहले देखने को मिला था। एंड पर्टिकुलर मैच के अंदर शुरुआत में ही यहाँ पे लोगन पॉल आते हैं। एंड वो बात नहीं करूँगा मैं कि काफ़ी गाड़ी से निकल के आ रहे थे, शूट किया, ये सब फालतू की बातें होती हैं। काम के पॉइंट पे यहाँ आते हैं कि वो बंदा आगे बोलता है कि मुझे यहाँ पे जॉन सीना ने पैरासाइट बोला। एंड लोग भी काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने किस तरीके से तुम्हारा WWE का फ्यूचर मैंने बनाया है, तुम्हारा WWE की जो डील्स वगैरह हैं वो मैंने करी है। एंड ये भी बहुत बड़ी हाईलाइट थी यहाँ पे कि ये बंदा डील के बारे में बता रहा है कि नेटफ्लिक्स का एंड WWE में कैसे डील हुई है। आई थिंक उसने नंबर भी दिए हैं कि $5 बिलियन की डील है जो मैंने कराई है। इसके अलावा ESPN में यहाँ पे $6 बिलियन की डील मैंने कराई है। एंड WWE की वैल्यूएशन मैंने $6.6 बिलियन मेरे कारण पहुंची है। एंड ये जो प्राइम वाला सब है ये दिखने को मिल रहा है ना, सब मेरे कारण है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट WWE इज़ जस्ट फॉर मी, दैट इज़ WWE मी करके बोला गया। एंड वो बताता है कि मेरी क्या वैल्यू है, जॉन सीना पुराना हो चुका है। एंड ये वो काफ़ी सारी बातें मतलब बोली जा रही थी। एंड ऑडियंस फिर भी कंटिन्यूसली बू कर रही थी। एंड पर्टिकुलरली कैरेक्टर है तो उस तरीके से लोग इन्जॉय करते हैं। एंड उसके बाद हमारी एंट्री होती है जॉन सीना की। एंड पीपल जस्ट इरप्टेड अगेन। लोग काफ़ी सारे मतलब कि बंदा आते ही मतलब लेना चालू जाता है यहाँ पे अब लोगन पॉल की। लोगन पॉल बताता है कि भाई ऐसा है वैसा। जॉन सीना तो शुरुआत में आते ही पहले मोमेंट सेट कर लेता है। वो बोलता है कि तुम पैरासाइट हो, क्योंकि जिस तरीके से तुम हरकतें करते, तुम 20-30 मैचों के अंदर आए हो। एंड तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हो। एंड तुम ज़्यादातर जो मैच जीते हो ना, वो तुम यहाँ पे नकल्स यूज़ करके जीते हो। एंड ये नकल्स जो तुम यूज़ कर रहे हो ना, मैंने आज से 15-20 साल पहले यूज़ कर लिया है। एंड वहाँ पे वर्ड लाइव लिखा रहता था। एंड दैट इज़ बेसिकली अ बेसिक्स ऑफ ठगोनॉमिक्स वाला जो कैरेक्टर था जॉन सीना का। इसलिए तुम इस चीज़ को लेके कूल मत समझो अपने आप को। एंड काफ़ी सारी यहाँ पे बात होती है इन्फ्लुएंसर की लिस्ट को लेके कि भाई जो टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उसमें तुम्हारा नाम तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे आइस स्पीड का नाम आता है। एंड एक और बंदे का नाम बोला था, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है वो कौन है क्या है। उसमें तुम्हारा नाम तो नहीं आता। बीइंग तुम 12 साल के करियर के अंदर तुमने यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाना एंड वायरल मोमेंट्स करना चालू कर दिया था, बट स्टिल यू आर नॉट वन ऑफ दोस्त। एंड ये सब तुम देख रहे हो प्राइम वगैरह, ये सब तुम्हारे फैंस की वजह से है। एंड फैंस को अब तुम इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। फैंस हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, दे आर की पार्ट। एंड तुम उनको दुश्मन नहीं बना सकते हो, ऐसे करके बात चलती है। एंड वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसके लिए वो मूवमेंट सेट करता है कि यू शुड रिस्पेक्ट फैंस। एंड वो रिंग से बाहर निकल जाते हैं एंड बोलते हैं कि ब्रिंग दैट बॉय। अब मुझे एक्चुअल में इस मूवमेंट का पता नहीं था, बाद में मैंने इसके बारे में पता किया। तो वहाँ पे वो बच्चा होता है, उससे वो जाके अपॉलॉजी मांगते हैं कि अपॉलॉजी कि मेरा एक टाइम ख़राब चल रहा था एंड उस समय मैंने जो भी कुछ किया। एंड उस समय वो बच्चा फ़ोन चलाने में लग रहा था। मुझे एक्चुअल में जब देख रहा था मैं शो, तो मुझे लगा था कि यार ये बंदा स्क्रिप्ट पढ़ने को कर रहा है कि याद नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट नहीं मिल रही। तब समझा कि वो कैमरा के लिए मोबाइल रिकॉर्डिंग करने में लग रहा था। बट एक्चुअल में ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता है, क्योंकि यार उस समय जब वो जॉन सीना डायलॉग डिलीवरी करने आ रहा था उसमें बच्चा क्या करता, एक्सप्रेशन दे नहीं सकता। बहुत छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं क्या एक्सप्रेशन देना है। उसको बोला गया तो भाई मोबाइल में ही ऐसे कैमरे के लिए कुछ करते थे। तो दैट वाज अ मोमेंट। बाद में मुझे पता चला कि ब्रुसेल में यहाँ पे जब ये मंडे नाइट रॉ हुआ था, वहाँ पे एक्चुअल में जब ये इस बंदे ने एलिमिनेशन चैम्बर में हील टर्न किया था, उस समय ये बंदा लोगों को बोलता है कि मैं एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहा हूँ मैं। एंड आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया है। एंड आप लोगों ने मुझे मतलब चाहते हो कि मैं स्माइल करता रहूँ एंड मैं आप लोगों से गाली भी सुनता रहूँ, बट ऐसा नहीं होने वाला है। एंड इवन दैट किड, यस यू दैट किड, तुम भी टॉक्सिक हो एंड बाकी लोगों की तरह तुम भी टॉक्सिक हो। एंड मैं टॉक्सिसिटी को अब बिल्कुल भी नहीं झेलने वाला हूँ मैं। तो वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। एंड उसके बाद जब वो आज स्मैकडाउन के अंदर आया तो उस बच्चे को स्पेशली अपॉलॉजी बोलते हैं जॉन सीना। एंड इसी तरीके से मतलब बोलते हैं ना कि यार वाई इज़ गोट क्योंकि उनके कैरेक्टर की वजह से गोट है। एंड वो बोलते हैं कि मेरा टाइम ख़राब था इसलिए मैंने सब चीज़ किया। एंड पब्लिक में आज वायरल मूवमेंट बन चुका है, कूलेस्ट मूवमेंट बन चुका है यहाँ पे उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए तो है ही, बाकी ऑडियंस के लिए भी। एंड इसलिए स्मैकडाउन थोड़ा सा आज का स्पेशल था एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। एंड इसके अलावा थोड़ा सा और बात करें
कि यहाँ पे ऑडियंस का तो मतलब इस तरीके से लेवल रखा गया ना कि बंदे को रियलाइज़ होना चाहिए कि जॉन सीना आया है तो भाई अलग ही वाइब है। एंड बोल सकते हो आप जो लियोन फ्रांस की जो ऑडियंस है लिटरली काफ़ी बड़ी ऑडियंस है यार, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। जब हम रैंडी ऑर्टन आते हैं उनमें भी गाना गाते हैं एंड जॉन सीना है बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना टोटल चार्ज अप। एंड जब जॉन सीना की एंट्री होती है तो यहाँ पे लोगों की सुलगाने के लिए पर्टिकुलरली जो एक बंदा होता है ना जो एंकर होता है जो कि अनाउंसमेंट करता है वो अलग बोलता है द लास्ट रियल अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, ये वो द गोट ऑफ इंडस्ट्री ऐसे करके बोलता है। तो लोगन बॉल की ऑलरेडी सुलग चुकी थी बट वो थोड़ा सा हंसक पकाया ऐसे ही लग रहा था कि क्या करे क्या बोल रहा है। तो जब वो बच्चे को रिस्पेक्ट देने जाता है तब वो बोलता है भाई तुम करने क्या आए हो, प्रोमो देने आए हो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पे। तो बोलता है कि तुमको लिटरली अगर तुम ये सब छोड़ो तो मैं जस्ट है ना तैयारी करनी है यहाँ पे क्लैश इन पेरिस के लिए। जॉन सीना बोलता है लोगन पॉल को कि तुमने अगर वो नहीं किया तुम लोग यहाँ पे ना तुम बहुत बुरी तुम्हारा हालत होने वाले WWE के अंदर। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रोमो एंड काफ़ी अच्छा जवाब दिया है यहाँ पे हमारे जॉन सीना ने। उसके बाद में बात करते हैं थोड़ा सा अलग अलग मूवमेंट देखने को मिले। चारोलट फ्लेयर वाला जो मूवमेंट देखने को मिला एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि दोनों का मैच था एलेक्सा ब्लेस एंड चारोलट फ्लेयर का अगेंस्ट चेलेसा गिरेन एंड एल्बा फेरी। एंड वहाँ पे ये था कि पिछला आपको पता होगा मैच में कि बिगेस्ट टर्न अराउंड हुआ था, यहाँ पे चारोलट फ्लेयर को हरा दिया था इन्हीं के एक टीम मेंबर ने, उसका भी नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, वो आज नहीं आई थी रिंग में। एंड उसके बाद तो मतलब ये था कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था बट एंट्री के टाइम में ही यहाँ पे चेलेसा गिरेन एंड एल्बा फेयर अटैक कर देते हैं यहाँ पे चारोलट फ्लेयर के बैक थाई पे। एंड उसके बाद वो चोटी लोग बाहर निकल जाती है। एंड मैच के अंदर एलेक्सा ब्लिस अकेले फाइट करती हैं और मैनेजर निक एल्ड्रेस आके बोलते हैं कि तुम्हारा सिंगल मैच होने वाला है चेलेसा ग्रीन के साथ में। एंड वो मैच उसको हरा देती है बट बाद में यहाँ पे दोनों मिलकर अटैक करने आते हैं। तब चारोलट फ्लेयर वापस नी ब्रेस लगा के आती हैं बचाने के लिए बट ऑलरेडी वो वेस्टेड हो गया था क्योंकि फाइट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एंड पर्टिकुलर चेलेसा ग्रीन के बारे में बताऊँ मैं आपको, शायद आपको नहीं पता होगा कि ये बंदी नेक्स्ट NXT में काफ़ी तहलका मचा रही है विद दैट मैन। नाम बहुत स्लिप हो जाते हैं, हमारे इंडियन नाम होते हैं ना रामू शामू करके, तो काफ़ी बढ़िया रहता गोपाल ऐसे करके तो ज़्यादा बेटर रहता। तो उसके साथ में काफ़ी तहलका मचा रही है एंड लोग उस बंदे के साथ में इसकी पार्टनरशिप को एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमें लगता है कि ये पॉसिबल है कि स्मैकडाउन के अंदर उस बंदे के साथ में को टीम अप करके एक स्टोरी यहाँ पे डेवलप की जाए। सो दिस वाज द सेकंड मैच, फर्स्ट मैच ही था एक तरीके से। एंड उसके बाद एक बहुत शानदार मैच होता है जो कि बोलते हैं ना वन ऑफ द क्विकेस्ट मूवमेंट आए थे यहाँ पे WWE का। वो यहाँ पे जूलिया के साथ में उसकी जो मैनेजर थी, आई थिंक काइल जेन्स नाम था, जेनस, उसका मैच था अगेंस्ट यहाँ पे हमारी मीचन के अगेंस्ट में। एंड जब उनकी एंट्री होती है मैनेजर साथ में तो हेलीकॉप्टर वाला एक सीन दिखा जाता है जो पर्टिकुलरली कूल था। मैं देखना चाहता था कि यार एक्चुअली में प्लेन से उतर किस दिखाएंगे क्योंकि प्लेन का गेट तो आगे रह गया था एंड इंटरेस्ट बाद में, बट ठीक है उन्होंने मूवमेंट डेवलप करने की कोशिश करी। एंड वो उसकी मैनेजर काफ़ी पहले भी शोज़ में नज़र आती है ये। एंड भाई मतलब लिटरली 5 सेकंड मैंने काउंट किया है खुद, 5 सेकंड के अंदर उसने बताया भी था यहाँ पे जो अपने हिंदी कमेंट्री वाले कि 5 सेकंड के अंदर ही मैच खत्म हो गया पिनफॉल। एंड मैंने जाके सर्च किया कि फास्टेस्ट मूवमेंट है क्या ये, तो बोलते फास्टेस्ट मूवमेंट यहाँ पे 3 सेकंड का था एंड 5 सेकंड में ये वाला मूवमेंट था 3 सेकंड में। और फिर नतालिया वाला मैच था जहाँ पे नतालिया को हराया था एंड नायरा ने ऐसे कुछ हराया, किसी ने हराया था। तो दैट वाज द क्विकेस्ट मूवमेंट ऑफ पिनफॉल एंड दिस वाज अबाउट दिस मैच। एंड इसके बाद में हमें देखने को मिलता है हमारे जो डीमन प्रिस्ट है एंड एलिस्टर ब्लैक के बीच में काफ़ी कुछ तगड़ा यहाँ पे मूवमेंट सेट होने वाला है। डीमन प्रिस्ट एंड दोनों मतलब बोलते हैं ना काफ़ी बहुत भयंकर कुछ आपस में होने वाला है, चाहे क्लैश इन पेरिस के बाद देखने मिलेगा। मुझे लगा था ये मैच क्लैश इन पेरिस सेटअप होगा बट ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एक और मैच है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड उसके बाद में बात आती है थोड़ा सा मैच होने वाला था यहाँ पे हमारे कार्मेलो हिल्स एंड ये हमारे मिज के बीच में अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट। एंड वहाँ पे एक बंदा आता है बीच में, मुझे लगता है शायद वाइट सिक्स का ही मेंबर होगा या फिर अंकल हाउडी होंगे। एक्चुअल में कि मैंने फेस रिवेल वाला जो पार्ट था वो देखा नहीं था बट उसकी शक्ल बिल्कुल सेम हमारे जो पुराना बंदा था ना वाइट फैमिली का लीडर ब्रेन वाइट, उस शक्ल सेम लग रही थी। मुझे लगा कोई भाई वगैरह कुछ होगा। एंड अंकल आई थिंक मुझे लगा था यही अंकल हाउडी होंगे क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में इतना मैंने ज़्यादा पता नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है। एंड वो बंदा के दोनों को बोलते ना कि तारीफ कर जाता है, स्ट्रीट प्रॉफिट को भी और कार्मेलो हिल्स को भी कि भाई तुम तैयार होना। तो मुझे लगा भाई चल के आ रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स
ऑलरेडी मतलब शानदार मैच चल रहा था, क्योंकि हाई फाई मूव्स दोनों तरफ देखने को मिल रहे थे। कार्मेलो हिल्स को जब टैग चाहिए था उस समय मिज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया वाइट सिक्स की वजह से, इसलिए स्ट्रीट प्रॉफिट मैच जीत जाते हैं। एंड उसके बाद तो मतलब दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं वाइट सिक्स वगैरह। तभी डिसाइड होता है कि इनका जो क्लैश इन पेरिस में मैच होने वाला है, क्योंकि ये जो मैच था पर्टिकुलरली टैग मैच, ये नंबर 1 कंटेंडर मैच था। एंड स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पे नंबर 1 कंटेंडर निकल गए हैं, तो ये वाइट सिक्स के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने वाला है टैग टीम चैंपियन के लिए। दिस वाज द 6th मैच विच इज़ गोइंग ऑन एयर ऑन क्लैश इन पेरिस। एंड इसके अलावा एक और मूवमेंट है यहाँ पे, जो अथॉरिटी के बारे में मैंने बात की थी ना शुरुआत में। यहाँ पे मूवमेंट होता है, ड्रू मैकिंटायर आते हैं एंड उस समय हमारे रैंडी ऑर्टन भी आते हैं। रैंडी ऑर्टन आते हैं तो ऑडियंस चार्ज अप जाती है, पूरा गाना वाना गाती हैं। मेरे को लगा था भाई क्या चल रहा है, बोला ऑडियंस इतनी चार्ज अप कैसे सकती है। बट इसके बाद में पता चला कि पीछे रीज़न ये था कि रैंडी ऑर्टन जब भी आया करते थे तो लोग गाना नहीं गाते थे, तो उसको बुरा लगा था, इसको जो मैं बोला भी था। उसके बाद तो ऑडियंस बिल्कुल कान दुखा दिए उसके रैंडी ऑर्टन के। एंड रैंडी ऑर्टन आते हैं तो ड्रू मैकिंटायर बोलता है कि भाई तुमने किया है वो ठीक है, क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे लिए किया है, मुझ पर पिछले बार अटैक किया था तो ठीक है, जस्टिफाइड है। बट अगर तुम कोडी रोड्स के लिए कर रहे हो तो ये बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। वो बंदा मतलब ही है, वो बिजनेस में ध्यान देता है एंड वो पॉलिटिकल एक टैक्टिक्स यूज़ करता है। जब 2 साल रिंग में नहीं थे तो वो बंदा तुमसे पूछ भी इसलिए रहा था ताकि तुम्हारे से वो फ़ायदा उठा सके। एंड उस बंदे ने जब मैच तुम्हारा हुआ समर स्लैम में, तो एंड जो यहाँ पे आई थिंक किंग ऑफ द रिंग करके जो मैच हुआ ना, वहाँ पे उस बंदे ने अपना फ़ायदा उठाया है तुम्हारा एंड तुमको हराते हो बिल्कुल उस बंदे ने सोचा भी नहीं। तो यहाँ पे वापस RKO हमारे जो रैंडी ऑर्टन है वो जवाब देते हैं कि भाई ये मैंने इसलिए नहीं किया कि कोडी रोड्स के लिए, इसलिए कि तुम डिज़र्व करते हो, तुम यू आर एन एज और ऐसा कुछ बोला था उठना। एंड पर्टिकुलरली यहाँ नहीं बोलूँगा, वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है या फिर चैनल डिलीट हो जाए। सो दैट वाज द मोमेंट। एंड वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड किक तो दे दी थी। उसके बाद दोबारा जब अटैक करने जाते हैं तो उस समय वो मतलब हमारा RKO बोलता हूँ बार बार यार, रैंडी ऑर्टन बच जाते हैं। एंड उसके बाद तो भाई DDT देखे एंड RKO के लिए तैयार ही थे कि वहाँ से अथॉरिटी आती है। एंड पब्लिक को ही पता चल चुका था कि दोबारा क्या होने वाला है, ये बंदा अथॉरिटी को उठा के पटकने वाला है। एंड इसके बाद 3 आदमी पटकता है, चौथे आदमी को लगा था कि बच देगा, बट फिर उसको RKO देता है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि लिटरली WWE का मोस्ट बोलते हैं ना स्टनिंग मूवमेंट, जो सबसे खतरनाक मूव है, जो इंटरटेनिंग मूव बोल सकते हैं, वो यहाँ पे RKO ही है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। आपके बहुत सारे फैन है स्पीयर के एंड एटीट्यूड एडजस्टमेंट के एंड रॉक वाले मूवमेंट के, बट RKO की ऑरा अलग होता है। एंड दिस वाज अ पर्टिकुलर सेटअप। एंड इसके बाद में और कुछ रह गया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये नोट किया था, काफ़ी कुछ चीज़ें बात करने लायक थी। एंड या अब आते हैं हमारे लास्ट फाइनल मैच के लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए मैच होने वाला था। यहाँ पे चैलेंज किया था यहाँ पे हमारे सेबी ज़ैन को अगेंस्ट सोलो सिकोआ। एंड सोलो सिकोआ मतलब कि चैलेंज इसलिए करने के लिए तैयार था, उसको पता था कि यार मैं 50 पीछे है, मैं जीत जाऊँगा। एंड मैच चल रहा था यहाँ पे, सेबी ज़ैन बहुत बढ़िया खेल रहे थे। काफ़ी बार उन्होंने जो सोलो का जो स्पाइक था ना उसको भी डॉज किया एंड हेलवा किक भी एक 2 बार मारनी पड़ी। बट जब वो बैच में MFT का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उस समय वहाँ से आते हैं हमारे जिमी यूजो एंड वो आके अटैक करते हैं। एंड उसके बाद तो भाई हमारा जो लंबा वाला टाला टोंगा था ना, वो एक तरफ खड़ा हुआ था। अब भाई उसको भी रोकने के लिए बंदा चाहिए ना, एंड वो सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता है, उसका नाम है हमारा जक्को फाटू द समोन वेयरवुल्फ। एंड वो बंदा आगे उसको सिंगल हैंडल करता है एंड लास्ट में वो वाला मूवमेंट भी करता है। मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है जो यूँ करता है ना। एंड इतने में तो भाई मैच सेबी ज़ैन मैच निकाल लेता है अपना। एंड इसका बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा था कि सेबी ज़ैन की जो स्टोरी है वो जस्ट एक सराउंड यहाँ पे ब्रेड लाइन या फिर जिमी यूसो जे यूसो इनके सराउंड में ही चल रही है। कोई बंदा अपने लेवल पे बंदा खुद के दम पे कुछ नहीं कर रहा है। एंड ये मूवमेंट था, काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस बंदे को एक टाइटल मिला है एंड यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन का। एंड मुझे लगा था कि यार मतलब कि आई थिंक इसका एंगल दोबारा से यहाँ पे रूसो के साथ में हो सकता है, दिखा के आप क्लैश इन पेरिस में मैच करा सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड फाइनली ही इज़ अवर यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। तो ये बात थोड़ा सा एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड हुआ है। एंड लेट्स सी जो मैचेस होने वाले हैं, इसका प्रेडिक्शन जो क्लैश इन पेरिस में हुआ है उसका मैंने हमारे सेकंड चैनल पे ऑलरेडी दे चुका है, तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच कि क्या क्या बातें हुई है। एंड आई थिंक ये वीडियो मैं उसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आज के जो स्मैकडाउन में इवेंट्स हुए हैं। एंड पर्टिकुलरली आपको क्या पसंद आया, डू लेट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी अगर इसको मैं रेटिंग करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई, इसको बहुत ज़्यादा रैंकिंग नहीं देना चाहिए, इवन दो कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, बट उसके बाद भी इसको मैं ऐसा टॉप मूवमेंट्स नहीं बोलूँगा स्मैकडाउन के लिए।
Still, I prefer it to give 8.5 out of 10. And what's your view? Please let in the comment box. एंड क्लैश इन पेरिस को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है वो भी मुझे बताना इस वीडियो में, या फिर क्लैश इन पेरिस की जो वाइल्ड प्रेडिक्शन की वीडियो है उसके नीचे. थैंक यू वेरी मच. बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड.